चलिए, लाइव हो गए हम लोग। आपका चैट नहीं चल रहा है, लेकिन गुड मॉर्निंग। और जिन लोगों का चैट चल रहा होगा, तो आप लोग गुड मॉर्निंग का जवाब चैट पे लिख दीजिएगा। जब चैट शुरू होगी तो चैट भी देख लेंगे। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो मेरा वीडियो फीड आ रहा है और चैट वाला स्पेस नीचे बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, बिल्कुल एम्प्टी। तो अभी आप लोगों की तरफ से मेरे लिए क्या आ रहा है? सवाल, ग्रीटिंग, कुछ भी। अभी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और आई एम श्योर कि आप लोग जुड़ चुके हैं क्लास के साथ। क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं, आप चैट अगर मुझ तक नहीं पहुंच रही है तो कैसे आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन चलिए, मैं खुद ही नज़र रखूंगा कि अगर क्लास में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं वो देख लूंगा। समय समय पे मैं देखते रहूंगा कि स्ट्रीमिंग में ऑडियो वगैरह की स्थिति कैसी है। और फिलहाल ऐप में मैंने ऑन करके देख लिया है, ऑडियो की स्थिति बहुत अच्छी है। तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। और ये है हमारा सेशन नंबर 28। और सेशन नंबर 28 में हम लास्ट मेजर सेगमेंट, बल्कि यूं कहें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट सेगमेंट, ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द बिगेस्ट। मैंने लास्ट के लिए इसीलिए बचा के रखा था कि इसमें तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कवर करते हुए हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। तो आप ये मान के चलें कि हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, वो रिमेनिंग क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इमर्जिंग एरियाज पे। बस एक सेकेंड आप रुक जाएं। ये आ गई मेरी चाय। तो जो हम देखने जा रहे हैं अपनी रिमेनिंग क्लासेस में, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयाम, क्योंकि उससे हमारी लाइफ बहुत फंडामेंटली चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप में से कई लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे। उसके बेनिफिट भी अब आपको धीरे धीरे पता चल रहे होंगे। उसकी शॉर्टकमिंग भी, कि उसकी अभी भी क्या कमियां हैं, वो भी पता चल रही होंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये डेवलपमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से स्मार्ट होम है, ड्राइवरलेस कार है, वेयरेबल डिवाइसेस हैं, बहुत कुछ है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बहुत फंडामेंटली बदल रहा है। इसमें हमारा सुपर कंप्यूटर भी है, क्वांटम कंप्यूटर। वर्ल्ड के बहुत सारे लैब, बहुत सारी कंपनीज डेवलप कर रही हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि इसके बाद कोई भी मेजर एरिया सिलेबस का, मेजर क्या बल्कि हमने सिलेबस के ऐसे ऐसे टॉपिक किए हैं जिनका सिलेबस में दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हमने उन टॉपिक्स को किया है। फॉर एग्जांपल, सिलेबस में डिफेंस का जिक्र नहीं है, हमने डिफेंस किया। सिलेबस में एनर्जी का जिक्र नहीं है, हमने एनर्जी करी। सिलेबस में इसी तरह से अगर आप देखें तो और भी कई टॉपिक्स हैं जिनका कि कहीं कोई मेंशन नहीं आता, और उन सब को हमने कायदे से किया है। तो अब हमारा लास्ट और मेजर एरिया आईटी बचता है, जिसको कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर महीने के लास्ट के एक आध दिन का टाइम मिलता है तो मैं चाहूँगा कि उसमें पिछले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि करंट अफेयर का कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए मैं एक मॉड्यूल पे अभी से काम शुरू कर चुका हूं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम करंट मैं प्रीलिम के पहले आप लोगों के पास लेकर आऊँगा, और प्रीलिम के लिए सब कुछ पिछले एक साल का अपडेट करा दूंगा। इन अ सिमिलर फैशन एनवायरनमेंट का भी प्रीलिम के पहले मैं एनवायरनमेंट का अपडेट करा दूंगा। फिर अगले साल के मेंस के पहले उस तरह का अपडेशन फिर से कराया जाएगा, वो होगा मेंस के लिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बड़े सारे डायमेंशन हैं। उनमें से किन्हीं दो डायमेंशंस के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पहले ये बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आपसे अब नहीं पूछी जाने वाली। तो जो चीज़ें नहीं पूछे जाने वाली,
उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए, कम से कम क्लास के लेवल पे। उनमें से कुछ चीज़ों को मैं एक लेगेसी के कारण उसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, लेकिन उन पे पढ़ना और उन पे डिस्कशन करना टाइम का वेस्टेज होगा। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना, जिन पे डिस्कशन करना अब टाइम का वेस्टेज है? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के जनरेशन्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, इंटरनेट के जनरेशन्स। अगर आप सिर्फ वेब 3.0, वेब 3.1 जानते हैं तो आपके लिए बहुत है। अब आपको इंटरनेट के जनरेशन्स को जानने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से मोबाइल टेलीफोनी के जनरेशन्स, अगर आप 5G की सुपेरियोरिटी को जानते हैं और 6G को लेकर के इंडिया के प्रोग्राम को जानते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो अपने आप को उन चीज़ों पर आप फोकस्ड रखेंगे, मेरी हेल्प से जाहिर है कि मैं वो फोकस आपके लिए मेंटेन रखूंगा। जिनका एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम हो या मेंस हो, उनके लिए कोई रेलेवेंस हो, अगर इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम के फ्रेम में वो फिट नहीं बैठती तो फिर उनको छोड़ ही देना हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा और हम वही करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनका फंडामेंटल नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है। हमारे कंट्री में नेशनल ऑप्टिक फाइबर का एक नेटवर्क पूरे कंट्री में एक गांव गांव ऑप्टिक फाइबर से जुड़ जाए, हमारा वो प्लान था। तो वो प्लान पूरी तरह से आज भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। हमारे देश का गांव गांव आज भी ऑप्टिक फाइबर से नहीं जुड़ा है, क्योंकि जब तक हम ऑप्टिक फाइबर डालते, उसकी अपनी लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते, तब तक वायरलेस इंटरनेट की कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई। और जब वायरलेस इंटरनेट की कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई तो फिर हमें लगा कि अब ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्रिएट करके, उसको डाल करके ही हमें फायदा क्या होने वाला है, जब वायरलेस इंटरनेट एग्जैक्टली वही पर्पस सर्व कर देगा जो ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क हमारा सर्व करने वाला था। तो उसकी वजह से भी थोड़ी स्लैकनेस आ गई, थोड़ी शिथिलता आ गई। और हमारा जो नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क था कि इंडिया के हर गांव को ऑप्टिक फाइबर से, हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ना है। तो फिजिकली वो ऑप्टिक फाइबर से जुड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जरूर जुड़ चुका है। तो इस तरह की चीज़ें भी आज की डेट में लेगेसी की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम करना ही चाहें तो हम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, जो एलोन मस्क की स्टारलिंक है और जो हमारे इंडिया के एयरटेल का एक वन वर्ल्ड नेटवर्क जो क्रिएट हो रहा है, उसकी बात करें तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि एक में तो इंडियन एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं, एयरटेल वाले लोग, और बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो टॉपिक्स का सिलेक्शन हम उस हिसाब से कर रहे होंगे। आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें अनजाने में, नहीं जानते हुए भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, और क्लाउड कंप्यूटिंग बनता कैसे है, और क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, बेनिफिट क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा आराम आराम से इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर समय बचता है तो हम लोग सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत आज की क्लास में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटिंग करने के बाद अगली क्लास में हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे, ठीक है? तो अब क्लास की कार्रवाई शुरू की जाए। और देखिए, बातों बातों में आप लोगों का मैसेज भी स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। शिप्रा पूछ रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास और कितनी चलेगी अभी? शिप्रा, इस महीने के आखिर तक, मैक्सिमम 30 नवंबर तक, और उसमें भी अभी आज के बाद 3 दिनों की छुट्टी है। सोमवार को मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मंडे को, क्योंकि मेरे घर में भी छठ होता है। तो इस बार अच्छा ये है कि सैटरडे और संडे को छठ के 2 दिन निकल जाएंगे, लेकिन मंडे को भी छठ के पूजा की समाप्ति हो रही है, तो मंडे को हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो मेरी अगली क्लास ट्यूसडे को रहेगी आप लोगों के साथ। तो इस वाली छुट्टी को इंक्लूड करते हुए हम कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक हम लोग साइंस टेक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करंट के साथ आप अपने आप को अपडेट रखिएगा, और करंट के कंपाइलेशन के साथ पीटी के पहले हम आकर के एक बार सारी चीज़ों को
कंसोलिडेट करा देंगे। हैप्पी छठ पूजा सर जी, आप सब लोगों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टेक्निकली आज ही से इस पर्व की शुरुआत हो रही है। जिनके घर में होता होगा उनको पता है कि आज ही से इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। और संडे नहीं, मंडे की सुबह में इस पर्व का समापन होगा इस साल के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इतना तो मैं लिख करके आपका वेट कर रहा था। टाइम क्या हो गया, 10:13। तो पहले 12-13 मिनट हमने वार्म अप में और चीज़ों को समझने में निकाला है। और अब हम लोग आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। और एक सेकंड रुक जाइए। और आज के क्लास की शुरुआत हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पहले हम अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के डिटेल्स में जाएंगे। तो हमारा टॉपिक 1 जो है, इसमें हम टॉपिक की लिस्टिंग कर रहे हैं कि आपको लास्ट में पता रहे कि कितनी टॉपिक्स हमने कर ली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हम कंप्यूटर और कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सिस्टम है जिसमें हमारे इनपुट के बेसिस पर कैलकुलेशंस की जाती है, डेटा को एनालाइज किया जाता है और जिस आउटपुट के लिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर उस कमांड के हिसाब से हमें आउटपुट देता है। तो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मशीन जिसमें इनपुट यूज़र देता है, जैसे मैं, आप, कोई भी हम में से यूज़र हो सकता है, जिसमें इनपुट यूज़र देता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर, उसमें एक प्रोसेसर होता है जो इनपुट के प्रॉब्लम को, इनपुट को एनालाइज करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और जिस तरह के आउटपुट के लिए कमांड दिया गया है उस आउटपुट को वो प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर। जरूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर में कीबोर्ड हो, जरूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर में एक डिस्प्ले हो और जरूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर में एक माउस भी हो। आपके फोन में आपके फोन में एक मिनी कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है। फिजिकल कीपैड तो अब है नहीं आपके फोन में। आपके फोन में अब एक डिजिटल टच स्क्रीन का कीपैड है। आपके फोन में माउस नहीं है, लेकिन टच से आप मोर और लेस सारे कर्सर के काम कर लेते हैं। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इन चीज को आप समझिए। लेकिन आपने देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग फोन को वॉइस कमांड देते होंगे और फोन आपके वॉइस कमांड को भी प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। फोन में आप वॉइस के थ्रू टाइप कर सकते हैं, मैं तो अक्सर करता हूं। तो फोन में आप वॉइस के थ्रू टाइप कर सकते हैं, फोन को आप वॉइस के थ्रू कुछ पूछ सकते हैं और फोन फिर उसको प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके वॉइस में आपको रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे कई सारे डिजिटल असिस्टेंट हैं। एलेक्सा है जो अमेजॉन का डेवलप किया हुआ है, गूगल का अपना एक डिजिटल असिस्टेंट है और एप्पल का सीरी है। तो ये सब के सब आपके वॉइस को प्रोसेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इनपुट आज की डेट में जरूरी नहीं है कि वो टाइप करके ही आप इनपुट दें, आपका वॉइस भी एक इनपुट हो सकता है। बड़े सारे स्मार्ट सिस्टम हैं जहां पे कैमरा लगे हुए हैं और वो कैमरा ऑलरेडी आपके फेस को स्कैन करके वहां से इनपुट लेते हैं। तो इस तरह से इनपुट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा ही डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में जाता है। अगर कैमरा आपका फोटो भी ले रहा है तो वो एक डिजिटल इमेज है। अगर आप वॉइस भी दे रहे हैं तो वो एक डिजिटल ऑडियो फाइल है जो कि उसका कमांड है, कमांड नहीं, इनपुट है। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके लिए हर कंप्यूटर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेसर।
प्रोसेसर इनपुट को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और आपके कमांड के हिसाब से उस इनपुट के बेसिस पर आपको आउटपुट देता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कोई भी मशीन जो ये चीजें एफिशिएंटली कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। एक नैरो पर्पस के लिए अगर आप देखें कि आप कुछ डिजिट्स टाइप करते हैं और उसमें प्रोग्रामेटिकली वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए हैं उसके चिप में, और आप टाइप करते हैं और आप कमांड देते हैं कि इस सम को सॉल्व करो और वो आपको एक नंबर दे देता है, तो उसको हम कैलकुलेटर कहते हैं। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में एक जो बेसिक फर्क है कि कैलकुलेटर का जो चिप होता है वो प्री प्रोग्राम्ड होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही एक्सेप्ट करता है, वो भी एक सर्टेन टाइप के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है। किसी भी तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को वो नहीं एक्सेप्ट करता, कुछ खास टाइप के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को वो करता है जिसके लिए उसके चिप को प्रोग्राम किया गया है। लेकिन कंप्यूटर एक वर्सटाइल प्रोसेसर से युक्त होता है और उस वर्सटाइल प्रोसेसर में कई तरह के इनपुट दिए जा सकते हैं और कई तरह के वहां से आउटपुट लिए जा सकते हैं, और एक कंप्यूटर जो करता है उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर की सेवाओं को प्राप्त करना, टू गेट सर्विसेज फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं पर्सनल यूज के लिए एक छोटे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई कैन से कि दिस इज माय पर्सनल कंप्यूटिंग, राइट, कि मैं पर्सनल कंप्यूटर से अपने काम कर रहा हूं। अगर मैं मोबाइल फोन में मोर और लेस वही काम कर रहा हूं जो मैं अपने कंप्यूटर में कर रहा होता, जैसे कि आपके लिए कोई नोट्स बना रहा हूं या कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, तो इसको आप क्या कहेंगे? मोबाइल कंप्यूटिंग कहेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, जैसे मून पर लैंड करने के लिए, जब आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं उसको सुपर कंप्यूटिंग। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस का फील्ड सुपर कंप्यूटिंग से बड़ा ही बेनिफिट हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स मोबाइल गेम्स, वो सब भी सुपर कंप्यूटिंग पर बेस्ड हैं, क्योंकि जितने एक टाइम में कमांड दिए जाते हैं उतना किसी नॉर्मल कंप्यूटर के लिए कमांड को प्रोसेस करना मुमकिन ही नहीं है। बाद में कंप्यूटर्स क्वांटम चिप पर बेस्ड होंगे तो उसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। तो टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटिंग, एंड कंप्यूटर is a device that gets digital inputs, processes it, and provides output as per the command given to it. तो ये है कंप्यूटर और ये है कंप्यूटिंग। सारे कंप्यूटर डिस्प्ले के साथ हों, मॉनिटर के साथ हों, जरूरी नहीं है। स्मार्ट मशीन्स में, वॉशिंग मशीन वगैरह में भी एक मिनी कंप्यूटर होता है जो सेंस को लोड कर जो लोड को सेंस कर लेता है कि कितने कपड़े का लोड आपने दिया है, और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होगा तो वो पानी के टेम्परेचर को भी देखेगा, पानी में डिटर्जेंट के कॉन्सेंट्रेशन को भी देखेगा, वगैरह वगैरह। तो वहां पे भी एक छोटे लेवल का प्रोसेसर लगा हुआ है। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स में भी उनका जो प्रोसेसर होता है दैट इज नथिंग लेस देन अ कंप्यूटर। वो उस खास पर्पस के लिए वो कंप्यूटिंग है, लेकिन है तो वो एक मिनी कंप्यूटर ही। तो कंप्यूटर को जब अब हम देखें तो उसको हम कंज्यूमर कंप्यूटर के रूप में ही ना देखें। कंज्यूमर कंप्यूटर का मतलब जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर मेरे सामने है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर कंप्यूटर। हम उसको सिर्फ उस रूप में ना देखें, हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि एक कंप्यूटर सिस्टम इस बोर्ड तक में एम्बेडेड है, जिसकी वजह से इसमें भी कई सारे कैलकुलेशन, कई सारे कंप्यूटर के फंक्शंस इस स्मार्ट बोर्ड में भी मैं कर सकता हूं। तो आई होप कि अब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और कंप्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट receives digital inputs, processes the input, and provides output
as per the command. कंप्यूटिंग को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डिजिटल इनपुट लेकर उसकी प्रोसेसिंग करता है और दिए गए निर्देश अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के यही 3 पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटिंग के। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है गिविंग इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एज पर कमांड। तो कंप्यूटिंग में यही 3 चीजें होती हैं। तो जो एक कंप्यूटर करता है उसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। और यही कंप्यूटिंग अगर आपके लोकल कंप्यूटर में ना हो करके किसी रिमोट कंप्यूटर में हो जिससे आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इस कंप्यूटिंग को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कंप्यूटिंग का एक तरीका है कि मैंने अपना कंप्यूटर खोला, ये कंप्यूटर मैंने उसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन सारी चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, अब आपके लिए मैं उस पर नोट्स बनाने बैठ गया। इनपुट मैं देता जा रहा हूं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाते जा रहा है। उसकी फॉर्मेटिंग कर देगा, हेडिंग, सब हेडिंग, हर लेवल पे बुलेट पॉइंट्स, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सारा कुछ मेरे कमांड के हिसाब से वो आउटपुट करते जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लोकल कंप्यूटिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मुमकिन है कि मैं गूगल ड्राइव में जाऊं, वहां पे एक गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं जिसको गूगल वाले गूगल डॉक्स कहते हैं। गूगल डॉक्स में मैं एग्जैक्टली वो सारे काम कर सकता हूं, वो इनपुट्स दे सकता हूं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं दे रहा था। और गूगल डॉक भी मेरे लिए उतना ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे देगा। फर्क इतना है कि मेरे कंप्यूटर में गूगल डॉक्स इंस्टॉल नहीं है, गूगल डॉक्स किसी के भी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कहाँ है? गूगल के अपने सर्वर पे। और इस सॉफ्टवेयर के इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं हर एक यूजर के लिए। मेरे लिए इस सॉफ्टवेयर का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। कहने का मतलब कि गूगल डॉक्स जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूं वो सिर्फ मैं एक्सेस कर रहा हूं। अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कंप्यूटिंग पे तो वो मेरा है, वो आप नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है कि गूगल डॉक्स ने उस डॉक्यूमेंट उस सॉफ्टवेयर का मेरे लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। इंस्टेंस क्रिएट कर दिया का मतलब कि मेरे लिए उसकी एक कॉपी दे दी कि भाई ये आपका है, आप जो भी यहाँ क्रिएट करेंगे वो सिर्फ आपको दिखेगा या उनको दिखेगा जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका कमांड चलेगा और किसी का कमांड नहीं चलेगा सिवा उनके जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट जिनके साथ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वो कोई और नहीं कर पाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था, दूसरी तरफ गूगल डॉक मेरे कंप्यूटर में नहीं, गूगल के सर्वर पे इंस्टॉल्ड है।
और उसका एक इंस्टेंस गूगल मुझे एज ए यूज़र मुहैया कराता है, जिसको मैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर पा रहा हूँ जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर पाता हूँ। फ़र्क इतना, मेरे पास वो इंस्टॉल नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट्स गूगल के एक सर्वर पे स्टोर हो रहे हैं, उस सर्वर पे मैंने अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। दुनिया में कहीं भी अगर मैं अपना कंप्यूटर घर पे भी छोड़ करके कहीं जाता हूँ और किसी एक कंप्यूटर के थ्रू मैं इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने उस फ़ोल्डर तक जा सकता हूँ, फ़ोल्डर के उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर सकता हूँ और फ़ोल्डर के उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके और मैं उस पर दोबारा काम कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कर सकता हूँ, उसको शेयर कर सकता हूँ। ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग इज बेसिकली गिविंग इनपुट, देन कंप्यूटर विल डू प्रोसेसिंग और उसके बाद कंप्यूटर आपके निर्देश के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट देगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी दबाते हैं तो अपने आप वो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल यू दबाते हैं तो अपने आप वो अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल आई दबाते हैं तो वो नॉर्मल से इटैलिक थोड़ा टेढ़ा वाला टेक्स्ट बन जाता है, बनता है ना। इसके अलावा आप सेलेक्ट करके बी बटन दबाइएगा तो भी वो बोल्ड होगा, आई बटन दबाइएगा तो भी वो इटैलिक होगा और यू बटन दबाइएगा तो भी वो अंडरलाइन होगा। तो यू बटन को दबाना या कंट्रोल यू को दबाना कमांड है और उस कमांड के हिसाब से आउटपुट ये है कि वो सब कुछ अंडरलाइन हो जाता है। इसी तरह से जब आप कोई वर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक वो लेटर आते हैं, फिर आप स्पेस देते हैं तो वो वर्ड कंप्लीट हो जाता है, आप अगले वर्ड पे चले जाते हैं, एंटर देते हैं, अगले पैराग्राफ पे चले जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं ना, यही सब वो कमांड हैं। एक्सेल में आप डेटा डालते हैं और फॉर्मूला डालते हैं, एक्सेल अपने आप उस फॉर्मूला के हिसाब से डेटा को कैलकुलेट करके आप जो निकालना चाहते हैं उस डेटा से वो आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अगर मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके करता हूं तो दिस इज लोकल कंप्यूटिंग। अगर यही सारी चीजें मैं एक ऐसे कंप्यूटर पे कर रहा हूं जिससे मैं इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड हूं, वर्चुअली कनेक्टेड हूं, फिजिकली उस कंप्यूटर पर मैं काम नहीं कर रहा हूं लेकिन वर्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट होकर काम कर रहा हूं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो कंप्यूटिंग समझ में आ गई, क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। और कंप्यूटर को अब हम कैसे देखेंगे वो भी समझ में आ गया कि मॉनिटर माउस सीपीयू से आगे निकल करके भी कंप्यूटर की दुनिया है। कोई क्वेश्चन नजर आता है इतने कॉन्सेप्ट में? आगे वाले सवाल मत पूछेगा क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, तभी बताएंगे जब उसकी बारी आएगी, ठीक है। कंप्यूटर और रोबोट में क्या डिफरेंस है और क्वांटम कंप्यूटर क्या है? अच्छा पारस, क्वांटम कंप्यूटर हम बता चुके हैं कि जब उसकी बारी आएगी तभी बताएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर और रोबोट में क्या अंतर है? रोबोट एक मशीन है जो फिजिकल काम करके देती है, कंप्यूटर एक सिस्टम है जो कैलकुलेशंस या कमांड के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। रोबोट्स आर मेंट टू डू फिजिकल वर्क, वो आपके लिए सामान उठा करके यहाँ से वहाँ रख देंगे, वो आपके लिए कार को असेंबल कर देंगे, मोबाइल फोन को असेंबल कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे रोबोट्स, वो फिजिकल काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही फंडामेंटली डिफरेंट हैं। कंप्यूटर हिंदी मीन्स संगणक, अरे छोड़ो ना, हिंदी की क्लास थोड़ी ना चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो कंप्यूटर ही इस्तेमाल करती है, अब संगणक का इस्तेमाल नहीं करती है। भारत का सुपर कंप्यूटिंग कार्यक्रम कहती है, भारत का सुपर संगणक या भारत का महासंगणक कार्यक्रम नहीं कहती है। तो आज के दिन की हिंदी से आप थोड़ी सी अपनी दोस्ती बनाओ, और वो दोस्ती बनाने के लिए आपको योजना और पीआईबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज पढ़ने पड़ेंगे। जितना आप प्रेस रिलीज पढ़ोगे आज की हिंदी के साथ आप उतना ज्यादा कनेक्ट रहोगे, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग हम फोन में कर सकते हैं, करते ही हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो बस अब इसके बाद हम लोग आगे, चलो इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं और एक बॉक्स में इसको लॉक कर देता हूं। नेक्स्ट।
two types of computing. Local, network. Network can be local area network. Local area network can be wired or wireless LAN. फिर wide area network, and lastly cloud computing. पहले समझ लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, जिनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो टेक्निकल टर्म रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आप जब लोकल एरिया नेटवर्क लिख रहे हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क ही लिखेंगे। स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र का संजाल परितंत्र लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। और जब एग्जामिनर को ये बात नहीं समझ में आए कि आपने क्या कहना चाहा, तो जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेहतर है कि आपकी बात एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ताकि एग्जामिनर जो मार्क्स दे वो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए हिंदी की सेवा हम लोग सिविल सर्विस में जाने के बाद भी कर लेंगे। अभी हमारी लड़ाई इस चीज़ की है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हम एक्यूरेटली और सही कह पा रहे हैं, और वो चीज़ एग्जामिनर को समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसा कोई भी इंग्लिश का वर्ड शायद ही होगा जिसका एक हिंदी शब्दार्थ या भावार्थ नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ों का शब्दार्थ पॉसिबल है, कुछ चीज़ों का शब्दार्थ एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा, तो भावार्थ आप निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पे लोकल एरिया नेटवर्क इंग्लिश में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि उसका कोई हिंदी है नहीं। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए तो लोकल एरिया का मतलब है स्थानीय क्षेत्र, नेटवर्क का मतलब है परितंत्र, संजाल वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन आप वो लिखेंगे, एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस, आप उसको कभी भी कंप्यूटर विषाणु नहीं कह सकते, कभी भी नहीं। वो वायरस है, वो वायरस ही रहेगा। जो वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करता है आप उसको विषाणु कहेंगे। कभी भी कंप्यूटर वाले वायरस के साथ आप विषाणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क ही रहेगा, और इसको शॉर्ट में हम लैन कहते हैं। समझाने की जरूरत है और मैं समझा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज लोकल कंप्यूटिंग। लोकल कंप्यूटिंग सबसे आसान है, सबसे आसान है लोकल कंप्यूटिंग। ये रहा मेरा कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है ना, जिसका आप ऊपरी हिस्सा देख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लेकिन कंप्यूटर में सबसे पहले क्या इंस्टॉल्ड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तमाम ड्राइवर्स के साथ इंस्टॉल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है जिस पे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। तो इस हार्डवेयर को चलाने के लिए और इस हार्डवेयर के अलग अलग हिस्सों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह वगैरह। इसी तरह से आपके मोबाइल फोन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आप सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एम आई, ये इनमें से कोई भी फोन यूज करते हैं, या नोकिया, तो आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल ने डेवलप किया है। और अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो वो यूज करता है iOS, जो कि एप्पल ने अपने आईफोन के लिए डेवलप किया है। अब इस iOS का काम है या इस एंड्रॉयड का काम है कि आपके मोबाइल के हार्डवेयर के तमाम हिस्सों को
आपके मोबाइल के हार्डवेयर में डिस्प्ले है, पावर का सोर्स है, प्रोसेसर है, तरह तरह के इनपुट जैक्स हैं जहां से पावर मिलेगी, जहां से आप कोई डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ को कोऑर्डिनेट करने के का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके साथ ही साथ इसके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तमाम एप्स को रिसीव करने की क्षमता भी है। तमाम एप्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे। हम कहते हैं मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। इसीलिए जो ऐप एप्पल के आईफोन के लिए बना है वो एंड्रॉयड पे नहीं इंस्टॉल होगा, और जो एंड्रॉयड के लिए बना है वो आईफोन पर इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐप का वो जो संस्करण है, ऐप का जो वो वर्जन है, वो वर्जन बना ही किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। करेक्ट। इसके बाद कंप्यूटर पे आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में है वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। अभी लेटेस्ट विंडोज 11 है। इसके अलावा ओपन सोर्स में लिनक्स है और यूनिक्स है। फिर मैक वाले जो एप्पल वाले कंप्यूटर होते हैं वो यूज करते हैं मैक ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सामान्यतः जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी इंस्टॉल करिएगा, तो वो आपके ओएस के अनुसार उसका जो वर्जन होगा उसी को इंस्टॉल कीजिएगा। अगर मैं एप्पल का कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूं तो मैं विंडोज वाला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं इंस्टॉल कर पाऊंगा। इसी तरह से विंडोज के कंप्यूटर में मैं एप्पल वाले कंप्यूटर का जो वर्जन वर्ड का है वो नहीं इंस्टॉल कर पाऊंगा। तो जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो सामान्यतः अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऐप्स में आप देखिएगा कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध हैं। एप्पल के आईफोन के लिए भी उपलब्ध हैं और एंड्रॉयड फोन के लिए भी उपलब्ध हैं। यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, न्यूज़ के तमाम ऐप्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, वो सब दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं और वो अपने अपने ऐप स्टोर में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि एप्पल के ऐप स्टोर को एक्चुअली हम ऐप स्टोर कहते हैं और गूगल में इसको हम प्ले स्टोर कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये इंस्टॉल्ड होते हैं। तो बात हो रही थी लोकल कंप्यूटिंग की। तो लोकल कंप्यूटिंग का मतलब है कि मेरे पास अपना एक फिजिकल कंप्यूटर है, ठीक है। मेरे पास अपना एक फिजिकल कंप्यूटर है, उसका अपना एक ओएस है, उसमें अपने सॉफ्टवेयर्स मेरे अनुसार डले हुए हैं। सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं या सिंपली प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। उन सॉफ्टवेयर के हेल्प से मैं कंप्यूटिंग करता हूँ और अपना काम करता हूँ। तो सामान्यतः हम सारे लोग लोकल कंप्यूटिंग पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑफिसर बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे तो आप नेटवर्क कंप्यूटर पे आ जाएंगे। आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन 99% चांसेस इस बात के हैं कि आपका कंप्यूटर जो ऑफिशियल होगा वो एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ा होगा। अगर वो नेटवर्क एक ऑफिस या एक शहर के एरिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, वहाँ से डेटा के फ्लो को ईजिली मैनेज करता है, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर एक ऑफिस बिल्डिंग में है तो बड़े आराम से हम वायर्ड नेटवर्क भी बना सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम आते हैं एक थोड़े से बड़े एरिया पे, एक शहर में ही मान लो कि कई सारे कंप्यूटर हैं और हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े, हम ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ें, तो उस केस में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें, और नहीं तो हम एक वायर्ड सिस्टम क्रिएट करें जहां पे उनकी नेटवर्किंग की गई हो। तो जब भी हम कंप्यूटर के नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एक बेसिक सर्वर होता है। सर्वर का मतलब है वो कंप्यूटर जो कई सारे कंप्यूटर को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, कई सारे कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उनके कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। वैसे कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। तो वो एक सर्वर होता है, वो काफ़ी कैपेबल, काफ़ी पावरफुल सर्वर हो सकता है और उससे बड़े सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना सर्वर होता है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी कंप्यूटर, सारे के सारे नहीं, वो उससे जुड़े होते हैं। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप सोचिए बैंकिंग का अपना नेटवर्क। बैंकिंग के नेटवर्क में क्या होता है कि एक सेंट्रल सर्वर होता है, जो कि नॉर्मली बैंकिंग का जो आईटी हेडक्वार्टर जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेबल, बहुत बड़ा सेंट्रल सर्वर होता है, और उसमें वो सारे ब्रांचेस जुड़े होते हैं जो उस बैंक के हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। वो इंडिया में भी ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे इंडियन बैंक हैं जिनके फॉरेन ब्रांचेस भी हैं। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन ब्रांच है, कैनरा बैंक का फॉरेन ब्रांच है, आईसीआईसीआई बैंक का फॉरेन ब्रांच है, वगैरह। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क अपना क्रिएट करते हैं, जिसमें एक सेंट्रल सर्वर से बैंकिंग के सारे ब्रांचेस और उन ब्रांचेज के कुछ सर्टेन कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर नहीं, लेकिन उन ब्रांचेज के सर्टेन कंप्यूटर इस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से आपका अकाउंट पटना के गांधी मैदान रोड में हो सकता है, लेकिन आप वहां से चेन्नई भी चले गए और आप जाकर के चेन्नई के ब्रांच से, छोड़िए, एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। या चेन्नई भी छोड़िए, आप अमेरिका जाकर के अपने डेबिट कार्ड से पैसे खर्च सकते हैं, और उतने ही खर्च पाएंगे जितना कि आपके अकाउंट में बैलेंस है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये आपके वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से मुमकिन है। ये सारे रिमोट पॉइंट्स आपके सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड हैं, और सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होने के कारण उनको रियल टाइम अकाउंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आपने जितने पैसे निकाले, जितने पैसे की खरीदारी की, वो पैसे आपके अकाउंट से देन एंड देयर डेबिट हो जाते हैं। करेक्ट? चलो, तो मैं देख रहा था कि कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या? अच्छा, ऋतिक कह रहे हैं कि लिनक्स तो कर्नेल है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, रेड हैट, ये सब है। ओके, लिनक्स का कोर भी ओएस है, जो कि यूनिक्स से डिराइव हुआ है ना? लेकिन लिनक्स पे फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और भी फीचर्स को ऐड करके और आप अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। बट लिनक्स इन इट्स कोर ऑल्सो वर्क्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ऋतिक, दिस इज दी पॉइंट। अब जैसे एप्पल का मैक ओएस है, तो वो यूनिक्स बेस्ड है। ये तो तुम्हें पता होगा। अगर इतना पता है कि लिनक्स कर्नेल है, तो आपको ये भी पता होगा कि एप्पल का मैक ओएस जो है वो यूनिक्स बेस्ड है। तो दैट यूजेस यूनिक्स एज अ कोर, बट दैट डज नॉट मीन कि यूनिक्स ओएस नहीं है। है ना ऋतिक? तो बस वही है। चलो, आप लोग फिर से वापस ध्यान दो। उसके बाद हम आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। क्लाउड कंप्यूटिंग के लेवल पे क्या हो रहा है कि आप अपने टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब कंप्यूटर, वो आपका अपना कंप्यूटर हो सकता है, वो किसी और का कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इंटरनेट के थ्रू एक रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, और उस रिमोट कंप्यूटर पे आप अपना कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं। वो रिमोट कंप्यूटर बहुत सारे आप जैसे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है, इसलिए वो रिमोट कंप्यूटर सर्वर होता है। उसमें नेटवर्किंग की कैपेसिटी होती है, और कई सारे यूजर्स अपने अपने यूजर प्रोफाइल के हिसाब से उस रिमोट कंप्यूटर पे कंप्यूटिंग कर सकते हैं। जिसने जिस तरह की सर्विस के लिए अपने सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट किया है, वो उस तरह के सर्विसेज को अवेल कर सकता है। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट का
ऑफिस 365 है। अब उसके अलग अलग संस्करण हैं। ऑफिस 365 का स्टूडेंट एडिशन भी है, ऑफिस 365 का बिजनेस एडिशन भी है। तो आप बिजनेस एडिशन में कुछ और सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद एंटरप्राइज एडिशन है तो उसमें कुछ और भी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो जो भी आपका लेवल ऑफ यूज है उस हिसाब से आप एक रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आप में से कितने लोग गूगल ड्राइव को यूज करते हैं और गूगल डॉक्स पर काम किया है? कभी भी गूगल डॉक्स या गूगल स्लाइड्स या गूगल शीट पर काम किया है? कितने लोगों ने काम किया है, या गूगल ड्राइव के थ्रू डॉक्यूमेंट्स कहीं शेयर किया है? कितने लोग हैं? कई लोग नहीं किए हैं, कर लीजिए। आज के वक्त में आप लोग 18-20 साल के उम्र में इन चीज़ों को कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है। ये तो फ्री है, गूगल का अकाउंट होगा तुम्हारा, जाओ ड्राइव यूज करो, देखो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करो। कैसे आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि इन चीज़ों से अब आप ना वाकिफ रहो? ये बड़ा मतलब कह लो कि ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप आज की डेट में इन चीज़ों से ना वाकिफ हो, टेक्नोलॉजी के साथ आप कदम से कदम नहीं मिला के चलोगे तो कल को एज एन ऑफिसर भी आपको दिक्कत आने वाली है। जितने लोग नो वाले हैं, आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दीपशिखा, आपके पास गूगल का आईडी तो होगा, जीमेल, आपका नाम @gmail.com। जाओ वहां पे गूगल ड्राइव खोजो, गूगल ड्राइव का वेबसाइट देखो, drive.google.com है, वहां पे अपने इसी गूगल के आईडी से लॉग इन करो और ट्राई करो। बस ट्राई ही करना है। गूगल न तो आपसे कोई पैसे ले रहा है, और न ऐसा होगा कि आपकी नहीं आने की वजह से आप कुछ ऐसा कर देंगे कि गूगल का सर्वर क्रैश कर जाएगा। नहीं होगा क्रैश। आप कुछ भी करेंगे, वो गूगल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो एकदम निर्भीक होकर के एक्सपेरिमेंट कीजिए। इन चीजों को सिखाने तो कोई नहीं आएगा, तो खुद ही जाकर के ट्राई करना होता है। एक ही दिन आप गलतियां करते हैं, अगले दिन से आप एकदम मास्टर लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक यही लगेगा कि नहीं आता है। और मैं सबको कहता हूं, सबको मतलब सबको कहता हूं कि कंप्यूटिंग स्किल्स, और वो भी क्लाउड स्किल्स, आज की साक्षरता है। आज की साक्षरता एबीसी जानना नहीं है, आज की साक्षरता हिंदी की वर्णमाला जानना नहीं है। वो है, वो बहुत बेसिक है, लेकिन आज की साक्षरता में डिजिटली कैपेबल होना, डिजिटल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना, वो बहुत बड़ी जरूरत है। नहीं तो आप कई जगह पे अपने जीवन में, कई जगह पे अपने आप को थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा संकोच करने की स्थिति में पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 21वीं सदी के युवा और युवती हैं, और आपको इन चीजों में, मतलब अभी तक आपको कहना चाहिए था कि सर ये सब पता है, छोड़िए आगे चलिए। आपको ये कहना चाहिए था। पूजा कह रही है इसमें सर क्या फायदा होगा? आप करके तो देखिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने में कभी भी नुकसान नहीं है। जिस दिन आप ऑफिसर बनेंगे उस दिन आपको इसका फायदा समझ में आ जाएगा। आपकी चाय इतनी देर हॉट कैसे? ये क्लाउड टी है, तो ये रिमोटली कंट्रोल हो रहा है इसका टेम्परेचर। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो। तो लोकल कंप्यूटर आप लोग समझ गए, लोकल एरिया नेटवर्क समझ गए कि एक ही छोटे से एरिया में कंप्यूटर्स को नेटवर्क किया गया है। एक सर्वर है और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जहाँ पे डेटा स्टोर्ड होता है, मेन प्रोसेसिंग का पॉइंट भी वही होता है। और दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, सर्वर के डेटा पर काम करते हैं और सर्वर को कमांड देते हैं, और सर्वर उस कमांड को एग्जीक्यूट करके देता है। वो वायर्ड भी हो सकता है, और अगर एक ऑफिस एरिया में आप एस्टेब्लिश करना चाहें तो वो वायरलेस भी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। जब हम एक वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भी वाइड हो सकता है।
वो अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम्स के जो कंप्यूटर हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क में हैं। इसी तरह से तमाम जो रिटेल चेन्स हैं, जैसे रिलायंस के अलग अलग चेन्स हैं, तो जैसे रिलायंस डिजिटल है, तो रिलायंस डिजिटल के कितने सारे स्टोर हैं, रिलायंस फैशन के कितने सारे स्टोर हैं। तो इनके सारे के सारे सिस्टम जो हैं एक वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि इन्वेंट्री मैनेज होती है, अकाउंट रियल टाइम में अपडेट होते रहता है, सारे ऑपरेशन भी वहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो वो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरी तरफ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि ये एक बड़ा एक्सटेंडेड और वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क है, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क से काफ़ी अलग है। यहाँ पर क्या है कि एक रिमोट सिस्टम के जरिए, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर के, कोई भी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि रिलायंस डिजिटल के हमारे कंट्री में 50 स्टोर हैं, तो ये 50 स्टोर जो हैं वो एक डेडिकेटेड नेटवर्क से, एक समर्पित नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उस नेटवर्क का हिस्सा आप नहीं बन सकते। वो नेटवर्क में फायरवॉल लगा हुआ है और उस नेटवर्क में आप नहीं घुस सकते। वो रिलायंस डिजिटल का अपना नेटवर्क है। इसी तरह से मान लो कि कैनरा बैंक का इंडिया में 4000 ब्रांच है, तो वो 4000 ब्रांच एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ कैनरा बैंक का नेटवर्क है। उस नेटवर्क के हिस्सा हम और आप नहीं बन सकते हैं। वो एक क्लोज्ड नेटवर्क है। लेकिन जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम एक टर्मिनल से, हम एक यूजर कंप्यूटर से, एक रिमोट सर्वर से कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन का तरीका कोई भी डेडिकेटेड नेटवर्क नहीं होता। डेडिकेटेड का मतलब कि समर्पित, हमारे लिए बनाया गया नेटवर्क नहीं होता। क्या होता है, वो पब्लिक इंटरनेट होता है। जब आप उस सर्वर से कनेक्ट हो गए पासवर्ड और लॉगिन आईडी दे करके, उसके बाद आपको कंप्यूटिंग की वो सुविधाएं मिलेंगी जिसके लिए आपने वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ये अकाउंट फ्री भी हो सकता है, ये अकाउंट पेड भी हो सकता है। और फिर आप कंप्यूटिंग ऑपरेशंस एक रिमोट तरीके से करेंगे, और वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी या जो भी आप कर रहे हैं वहीं पे वो स्टोर होगा, और दुनिया में कहीं से भी आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं अमूमन अपने सारे डॉक्यूमेंट 3 अलग-अलग क्लाउड में रखता हूँ। 3 अलग-अलग क्लाउड में मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, कोई भी ज़रूरत हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे इंटरनेट चाहिए होता है। और चूँकि मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों में चांस नहीं लेना चाहता, तो उसके अलावा एक मेरे पास डिजिटल हार्ड ड्राइव भी है, जो कि मैं हमेशा कैरी करता हूँ, 5 टीबी का, जिसमें मेरे सारे डेटा एक और कॉपी में स्टोर्ड हैं। लेकिन क्लाउड वाला क्या है कि वो रियल टाइम अपडेट होते रहता है। जैसे-जैसे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर अपडेट होते जा रहा है। लेकिन जो फिजिकल हार्ड ड्राइव है, उसमें मुझे खुद से फाइल ट्रांसफ़र करके तब उसको अपडेट करना पड़ता है। तो मैं भी देखता हूँ कि क्लाउड मेरे लिए कहीं ज़्यादा कन्वीनिएंट है कि मैं कहीं से कनेक्ट हो सकता हूँ, और हमेशा ही जो भी मैंने वहाँ पे काम किया वो वहाँ पे मोस्ट अपडेटेड फॉर्म में मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। किसी के साथ शेयर भी करना है। अपूर्व कह रहे हैं सारी खुफिया जानकारी, हाँ, बहुत सारी खुफिया जानकारी। मेरी सारी खुफिया जानकारी मेरे नोट्स हैं और कुछ भी नहीं है। 5 टीबी बहुत ज़्यादा है सर। 5 टीबी हाँ ज़्यादा है, लेकिन खूब सारे डिजिटल बुक्स हैं मेरे पास, बहुत सारे डिजिटल बुक्स हैं, पीडीएफ। मेरे अपने नोट्स के अलग-अलग संस्करण हैं। कोई भी नोट्स को मैं ऐसे नहीं करता कि पूरी तरह से उसको बदल दिया। तो कोई नोट्स है जो 2019 में मैंने बनाया, तो उसकी एक दूसरी कॉपी बनाता हूँ और तब उसमें संशोधन करना शुरू करता हूँ, सो दैट कि अगर मैं एज इट इज 2019 वाले नोट्स को देखना चाहूँ तो मैं जाकर देख सकूँ कि 2019 में क्या था, और फिर उसको कॉपी करके 2020 में लाया, फिर चेंजेस किए, उसको कॉपी करके 2021 में लाया। तो टीडीएस प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कर लेने से क्या होता है कि आपके पास एक आर्काइव बिल्ड हो जाता है। तो मेरे पास जब से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने दिनों का आर्काइव मेंटेन्ड है। तब सोच के देखो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास डेटा की कमी नहीं है। और बाय द वे मेरे जहाँ तक हार्ड ड्राइव की बात है,
तो उसमें बहुत कम फोटो हैं, वीडियो तो न के बराबर है। सर, आपसे पीसीएस में चयन के बाद मिलने आए? बिल्कुल आइए, एक चयन हो जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर आइएगा। ठीक है, ऐसे ही मत आइएगा, उसके बाद आ जाइए। मिठाई के डब्बे के साथ सबका स्वागत है। टीवी क्या है, टेराबाइट है। सर जी, आपका कोई नोट चुरा लिया तो भर भर के तो मैं ही पीडीएफ में तुम लोगों को दे रहा हूं। चुरा करके कोई क्या कर लेगा? चुरा ले। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। लोकल। किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ओएस तथा प्रोग्राम्स के आधार पर कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल, ये हो गया लोकल। अच्छा, चुराने पे अभी तक बातचीत चल रही है। सर को कोई नहीं चुराएगा। चुरा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मास्टर बनो। चुरा करके पुराने नोट्स को चुरा करके क्या करोगे? ठीक है, फिर तो अपडेट तो करने के लिए खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और जो पढ़ सकता है वो चुराएगा नहीं, है ना? और जो चुराएगा वो पढ़ नहीं सकता, तो वो एक ही साल में वो फेल हो जाएगा, वो टीचर। बुद्धि कोई थोड़ी ना चुरा लेगा। अरे, बुद्धि से ज्यादा मेहनत करने की क्षमता कोई कैसे चुरा लेगा? मेहनत करने में मेहनत लगती है। क्या सेंटेंस है, मेहनत करने में मेहनत लगती है। तो बुद्धि तो देखो, ईश्वर सबको लगभग इक्विवेलेंट ही देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दो, जो कुछ फिजिकल या जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको छोड़ दो, तो बुद्धि बाकी ईश्वर सबको इक्विवेलेंट अमाउंट में ही देते हैं। बात यह है कि हम मेहनत से उस बुद्धि को कैसे और विकसित करते हैं, उस मेहनत से उस बुद्धि को हम कितना तराश पाते हैं। तो वो मेहनत और समय दोनों ही। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जिस व्यक्ति ने 10 साल मेहनत की है और जो व्यक्ति अभी 1 साल से मेहनत कर रहा है, दोनों में तो अंतर रहेगा ना। उसने 10 साल की तपस्या की है। तो मेहनत मल्टीप्लाइड बाई समय, उससे आप अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमताओं को तराश पाते हैं। ईश्वर आपको एक बेसिक बौद्धिक क्षमता, एक बेसिक फिजिकल क्षमता दे करके भेजते हैं। कहते हैं कि उसके बाद बनाना और उसको नर्चर करना आपका काम है, बशर्ते कि आप इसकी अपनी जिम्मेदारी समझें। ठीक है, तो ये हो गया लोकल। अब हम आते हैं नेटवर्क में। बेस्ड ऑन अ सेंट्रल सर्वर। ठीक है,
मतलब सेंट्रल सर्वर पर आधारित। जिससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंट्रल सर्वर का ये सर्वर स्टैक बन रहा है पूरा। So based on a central server to which many client computers are connected। ठीक है, सेंट्रल सर्वर एक विशेष तरह का कंप्यूटर है जो नेटवर्किंग की कैपेसिटी से सज्जित है, जो नेटवर्किंग की कैपेसिटी से युक्त है, और वो कई सारे क्लाइंट कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है और उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सेंट्रल सर्वर के बारे में थोड़ा सा इसके बाद लिखते हैं। पहले आप ये थोड़ा सा ड्राइंग बना ही लीजिए। हिंदी में बोल दूं इसको, नेटवर्क को एक सेंट्रल सर्वर पर आधारित सेंट्रल सर्वर पर आधारित जिससे जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जिन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, जिन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। जिन्हें क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वर के बारे में भी लिख लीजिए। सर्वर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें नेटवर्किंग की क्षमता होती है, और कई क्लाइंट कंप्यूटर के निर्देशों कई क्लाइंट कंप्यूटर के निर्देशों के अनुसार आउटपुट
देता है, कई क्लाइंट कंप्यूटर के निर्देशों के अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं, सर्वर को अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उन रिक्वेस्ट के बेसिस पर अपना आउटपुट उस क्लाइंट कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया नेटवर्क। इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले क्या है कि ये रिमोट कंप्यूटिंग है, दूरस्थ कंप्यूटिंग जिसको आप कह सकते हैं। ऑलराइट, इसमें क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर्स connect with a cloud system using इंटरनेट, और तब दे परफॉर्म कंप्यूटिंग। हिंदी में बोल देते हैं, दूरस्थ कंप्यूटिंग के बाद बोलेंगे, दूरस्थ कंप्यूटिंग के बाद बोलेंगे, क्योंकि यहां तक तो हो ही गया है कि ये एक दूरस्थ कंप्यूटिंग है, मतलब कि क्लाइंट का कंप्यूटर क्लाउड के सर्वर से बहुत दूर हो सकता है। ये पॉसिबल है कि क्लाइंट इंडिया में बैठा है और क्लाउड सर्विस अमेरिका की हो। अब यहां पर जो हमने लिखा हिंदी में ये है कि इस तंत्र में क्लाइंट कंप्यूटर क्लाउड के सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं और कंप्यूटिंग का काम करते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, इस तंत्र में क्लाइंट कंप्यूटर क्लाउड सेवाओं से क्लाइंट कंप्यूटर क्लाउड सेवाओं से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, क्लाउड सेवाओं से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं और कंप्यूटिंग का काम करते हैं और कंप्यूटिंग का काम करते हैं। डन, ये हो गया। अब थिंग्स डन यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पर किए जाने वाले कार्य। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके लिए आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है और आप जो काम करते हो वो सेव कर सकते हो। आप अपने फोटो या दूसरे तरह के फाइल वहां पर सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, जहां पर बहुत सारे अपने लोकली क्रिएटेड फाइल
को आप वहां सेव करके अपना एक बैकअप क्रिएट करते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे कि मेरे तमाम नोट्स 3 अलग अलग क्लाउड पर सेव्ड हैं। तो इसका मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत के पहले से मैं नोट्स बना रहा हूं। जब क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई, जब क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे समझो कि जब मैच्योर हो गया, जब मुझे भी भरोसा हो गया कि हाँ यहाँ पे सेव कर दें, ना तो प्राइवेसी की दिक्कत है और ना कभी ऐसा है कि ये कहीं खो जाएगा वगैरह, तब मैंने क्या किया कि वहां पर सेव करना शुरू किया। तो सबसे पहला है टू स्टोर डेटा। डेटा स्टोरेज, या सिंपली कहें डिजिटल फाइलों का भंडारण। गूगल ड्राइव बना ही इसके लिए है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव इसी पर्पस के लिए है, ड्रॉप बॉक्स एक और सर्विस है ना। तो ये सब के सब आपको एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस देते हैं। अब दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो क्लाउड पे ऐसे कई तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं जो आपके डेटा को एनालाइज कर सकें और डेटा में आपको क्या इनसाइट चाहिए वो आपको दे सकें। आगे हम लोग बिग डेटा पढ़ने वाले हैं। तो बिग डेटा में आप देखेंगे कि बिग डेटा आज की डेट में कैसे बिजनेस डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है, किस बारीकी से कंपनियों के बिजनेस डिसीजन को प्रभावित करता है। अगर हम आपको एक एग्जांपल दें तो उबर, जो कि एक क्लाउड बेस्ड टैक्सी हायरिंग सर्विस है, उबर अपने क्लाइंट के प्रोफाइल के बेसिस पर उबर अपने क्लाइंट के प्रोफाइल के बेसिस पर उसको पहले एक सर्टेन टाइप की गाड़ियां उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। जब उस तरह की गाड़ी आसपास में उपलब्ध नहीं है, तब वो नेक्स्ट लेवल की गाड़ियों को अवेलेबल कराने की कोशिश करता है। जोमेटो जो खाना ऑर्डर करने की कंपनी है, वो अपने क्लाइंट के बिहेवियर के आधार पर उनको सजेस्ट करता है कि आज ये सब खाने में आप कुछ मंगा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। यूट्यूब आपको इस तरह के वीडियोस देता है, जिस तरह के वीडियोस अक्सर आप देखते हैं, देखना पसंद करते हैं। ये सब बिग डेटा का एनालिटिक्स है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। लेकिन डेटा को एनालाइज करना, डेटा से इंसाइट निकालना और डेटा को के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी बड़े आराम से क्लाउड पर किया जाता है और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां करती हैं। ये कहीं शायद सुना होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। एक जमाने में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा था और पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक तरह से बूम कर रहा था, तो ये कहा जाता था कि जिन लोगों के पास ऑयल है, जिन कंट्रीज के पास ऑयल का भंडार है, वो आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज में से एक होंगे। ये उस समय कहा जाता था। आज की डेट में कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है वो आने वाले वक्त में बहुत रिच होगा, क्योंकि उसके बिजनेस डिसीजन उस हिसाब से होंगे। इसके बाद तीसरा है टू रन एंड एग्जीक्यूट कमांड। जैसे कि हम नॉर्मल कंप्यूटर में करते हैं कि हम कमांड देते हैं और उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डेटा एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डेटा का विश्लेषण एवं जो अलग अलग प्रश्न या समस्याएं हैं उनका समाधान। तीसरा है
run and execute commands. निर्देशों का चालन और उसके अनुरूप आउटपुट। चौथा, एप्लीकेशंस के माध्यम से नए डिजिटल फाइलों का सृजन। ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू डिजिटल फाइल्स यूजिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो ये तो होता ही है कि मैं कोई नया नोट बनाऊं, कोई नया प्रेजेंटेशन बनाऊं, तो ये सब भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे बड़े आराम से किया जा सकता है। क्रिएटिंग न्यू डिजिटल फाइल्स यूजिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। इतना ही नहीं बल्कि क्रिएशन ऑफ न्यू एप्लीकेशंस। आपको क्या लगता है कि नए एप्लीकेशंस कहाँ बनते हैं और कहाँ होस्ट होते हैं? जाहिर है आज के डेट में ज़्यादातर नए एप्लीकेशंस अगर लोकली बनते भी हैं तो डिप्लॉय तो क्लाउड पर ही होते हैं। डिप्लॉय का मतलब उनकी तैनाती, उनको जब लाइव किया जाता है तो लाइव तो वो क्लाउड पर ही होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो जानना उतना ही ज़रूरी है वो ये है कि ये अक्सर क्लाउड पर भी बिल्ड किए जाते हैं और क्लाउड पर डिप्लॉय तो होंगे ही। ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशंस को बनाना और लास्टली रनिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का परिचालन। तो इतना कुछ हम क्लाउड सर्विसेज के जरिए कर रहे होते हैं। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। अंकुश कह रहे हैं सर जी मेरा एंटीवायरस वर्क नहीं कर रहा, अपडेट मांग रहा है, परचेज ऑप्शन है, फ्री लाइफ टाइम नहीं मिलता क्या? बहुत सारे फ्री एंटीवायरस हैं और ठीक ठाक एंटीवायरस हैं। थोड़ी सावधानी आप बरतें कि अननोन फाइल्स को ना खोलें, डाउटफुल वेबसाइट्स को ना खोलें, कुछ भी यूं ही डाउनलोड ना कर लें। तो उस तरह की सावधानी आप बरतें और बाकी आप फ्री एंटीवायरस से बड़े आराम से काम कर सकते हैं।
नाउ केजीएस का ऐप भी क्लाउड पे ही डिप्लॉयड है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल सर्वर्स बना करके किसी डेटा सेंटर पे डिप्लॉयड है। केजीएस का भी जो ऐप है वो भी क्लाउड पे ही डिप्लॉयड है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब ये बस मेरा गेस है, ये बस मेरा गेस है, तो वो अमेजोन के क्लाउड पर होगा। क्योंकि वर्ल्ड के तमाम जो बड़े और कह लो कि जो एकदम मिशन क्रिटिकल एप्स होते हैं वो मोस्टली अमेजोन के वेब सर्विसेज पर डिप्लॉयड होते हैं, जिसको हम AWS कहते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज। गूगल फोटोज भी बिल्कुल क्लाउड पे है। डन। तो ये क्या हो गया? थिंग्स डन यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दो तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पहला किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा किया जाता है बेस्ड ऑन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड। बेस्ड ऑन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा है बेस्ड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सेवाओं के आधार पर कि ये क्लाउड सर्विस किस तरह की सेवा दे रही है, उस बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। और दूसरा है यूजर नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। तो दो तरह के क्लाउड होते हैं। पहला क्लाउड होता है बेस्ड ऑन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड वो होता है जो कि सबके लिए नहीं ओपन है। हम और आप चाह के भी उसमें साइन अप नहीं कर सकते। इवन इफ आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो भी आप उसको साइन अप नहीं कर सकते। नॉर्मली जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं वो इसको डेवलप करते हैं, और उनका पर्पस ये होता है कि हमारे दुनिया में जितने ऑफिसेज हैं और उन ऑफिसेज में जितने कंप्यूटर्स को हमारे इस क्लाउड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है वो यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। उस पर बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारा डेटा रियल टाइम फ्लोट कर रहा होता है, बहुत सारी कंप्यूटिंग हो रही होती है। मिसाल के तौर पे गूगल का अपना इंटरनल क्लाउड, अमेजॉन का अपना इंटरनल क्लाउड, जिसमें आप एज अ क्लाइंट जा ही नहीं सकते जब तक कि आप अमेजॉन के एक हिस्सा नहीं हैं, जब तक कि आप गूगल में उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जहां पे आपके कंप्यूटर को गूगल के प्राइवेट क्लाउड से कनेक्ट होने की इजाज़त मिले। इसको हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड दुनिया के बड़े कॉरपोरेट्स जिनका ग्लोबल ऑपरेशन है और जिनके लिए ये जरूरी है कि उनके जो अपने स्टाफ्स हैं, खास ऐसे स्टाफ जिनको कि उस सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होना है, उनके लिए एक प्राइवेट एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड क्लाउड बनाया जाए और उसके अंदर भी उनके राइट्स और प्रिविलेजेस अलग अलग लेवल के हों। ऐसा नहीं है कि हर लेवल के लोग को सेम इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी। अलग अलग लेवल पे किसी को कुछ इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, किसी को कुछ और इंफॉर्मेशन का एक्सेस रहेगा। तो ये हुआ प्राइवेट क्लाउड सर्विस। दुनिया के जो बड़े बैंक हैं
उनके अपने प्राइवेट इंटरनल क्लाउड हैं। अब वो जो वाइड एरिया नेटवर्क के बहुत बहुत ऊपर निकल गए हैं और अब वो प्राइवेट क्लाउड के लेवल पे काम करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि उनके बड़े सारे जो रिमोट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप किसी को वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कनेक्ट होने की वो सुविधा है कि वो वर्क फ्रॉम होम में भी वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट? और जो दूसरा है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड का मतलब है कि वो क्लाउड जहां पर हम और आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी विशेष राइट और प्रिविलेज हमें किसी कंपनी से मिलने की जरूरत है। वो बनाया ही गया है लोगों की क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब ये फ्री हो सकता है या ये पेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्टेन लिमिट के बाद 15 GB के बाद गूगल ड्राइव पेड हो जाता है। इसी तरह से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव भी एक सर्टेन लिमिट के बाद पेड हो जाता है। ड्रॉप बॉक्स भी एक सर्टेन लिमिट के बाद पेड हो जाता है। ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ये पेड सर्विसेज की कैटेगरी में आने लग जाती हैं। लेकिन आप चाहे पेड हो या फ्री हो, लेकिन आप कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या काम ना कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, बावजूद इसके आप उसमें अगर आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप क्लाउड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड की जहाँ तक बात है, तो प्राइवेट क्लाउड एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पिछले लगभग 30-35 साल से प्राइवेट क्लाउड दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां बड़े आराम से रन कर रही हैं। पब्लिक क्लाउड के आने के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रॉपर टॉपिक बना, जिसको कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक क्लाउड की हिस्ट्री जो है, तकरीबन अगर हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन पिछले 15-18 साल में पब्लिक क्लाउड काफ़ी बढ़ा है हमारे कंट्री में, और पिछले 8-9 साल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो पिछले लगभग 20-22 साल से पब्लिक क्लाउड काफ़ी तेज़ी से वहाँ भी बढ़ा है। तो पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, आई होप कि अब ये क्लियर है कि प्राइवेट क्लाउड अलग अलग कंपनीज बनाती हैं और वो अपने पर्पसेस के लिए बनाती हैं। इधर उधर की बात मत करिए प्लीज, आई कैन सी दैट। बेस्ड ऑन एक्सेस कंट्रोल, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं? इसको अब पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में हम बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा। पहले प्राइवेट क्लाउड के बारे में आप लिखिएगा। सामान्यतः बड़ी कंपनियों के द्वारा अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थापित सामान्यतः बड़ी कंपनियों के द्वारा अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थापित। इससे इन कंपनियों के इससे इन कंपनियों के वैश्विक संचालन और प्रबंधन में इससे इन कंपनियों के वैश्विक संचालन और प्रबंधन में सुविधा होती है प्रबंधन में सुविधा होती है। इस प्रकार के क्लाउड से इन कंपनियों के कुछ अधिकृत सदस्य ही जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के क्लाउड से इन कंपनियों के कुछ अधिकृत सदस्य ही जुड़ सकते हैं।
चलिए इंग्लिश में लिखिए। एस्टैब्लिश्ड बाय लार्ज कॉरपोरेशंस, established by large corporations to meet their enterprise requirements. Established by large corporations to meet their enterprise requirements. These cloud services, these cloud services allow these cloud services allow global operations, allow global operations of these companies, these companies. आगे लिखिएगा। The cloud allows only certain authorized users. Cloud allows only certain authorized users of these corporations, only certain authorized users of these corporations to join, of these corporations to join. एक सवाल का जवाब दे देता हूं। प्रीति पूछ रहे हैं क्या सारे ऐप क्लाउड बेस्ड होते हैं? ऐप का देखो डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जहां से ये ऐप रन करेगा। ऐप इंस्टॉल होती है ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। लेकिन जब ऐप इंस्टॉल हो गया, जब आप ऐप के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐप का एक अपना सर्वर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है, या तो जो ऐप बनाने वाली कंपनी है वो अपना सर्वर स्टैब्लिश करे, सर्वर को मेंटेन करने के लिए टीम क्रिएट करे वगैरह वगैरह। तो एक तो पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकता है कि वो सर्वर को मेंटेन करने की टीम, सर्वर को एस्टैब्लिश करने की जो मुश्किलें हैं वो करने के बजाय वो क्लाउड पे एक सर्वर स्पेस ले ले, जिसको कि मेंटेन करने का काम वो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी करेगी, और वो सर्वर पे वो अपने ऐप को डिप्लॉय करे जहां से वो ऐप रन होगा। तो ये मॉडल दुनिया के तमाम मेजर ऐप्स फॉलो करते हैं, और ये ऐसे ऐप जिनके यूजर्स मिलियंस, तो बहुत कम मैं बता रहा हूँ, 50-50 100-100 मिलियन जिसके यूजर हैं, उनके पास भी ऐसे ऐप, उनके ऐप भी क्लाउड पे ही डिप्लॉयड होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पर डेटा सिक्योर होता है कि नहीं? अगर अच्छा क्लाउड है और अगर आप अपने सिक्योरिटी को हैंडल करना जानते हैं तो बिल्कुल सिक्योर रहता है। चलो अब हम आते हैं पब्लिक क्लाउड पर। हिंदी में पहले और फिर इंग्लिश में। यह जनसाधारण के लिए उपलब्ध होता है। यह जनसाधारण के लिए उपलब्ध होता है। इसके माध्यम से कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके माध्यम से कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लास्ट लिख लीजिएगा।
यह शुल्क आधारित या निशुल्क हो सकती है, यह शुल्क आधारित या निशुल्क हो सकती है। शुल्क आधारित या निशुल्क हो सकती है। अब इंग्लिश में लिखिएगा, एक्सेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, एक्सेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट, ऑफर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ऑफर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। offer many type of services. They can be free or paid. They can be free or paid. ठीक है, अब हम आते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस। और या दी गई सेवाओं के आधार पर। अभी हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसमें क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, पहले 1 मिनट बता देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी होती है वो आपको एक सर्टेन कैपेसिटी का सर्वर उपलब्ध करा देती है कि ये रहा सर्वर, इसको आप अपना सर्वर समझिए। इसको कंट्रोल पूरी तरह से आप कर सकते हैं रिमोटली। इसके हार्डवेयर की चिंता हम पर छोड़ दीजिए, अगर हार्डवेयर के लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास इंजीनियर्स की टीम है, उसको वो फिक्स कर देगी। बाकी इस सर्वर को आप रिमोटली पूरी तरह से संचालित कर सकते हैं। इसको अक्सर हम कहते हैं बेयर मेटल सर्वर। बेयर मेटल सर्वर का मतलब कि हमने आपको सर्वर दे दिया, अब आप तय करिए कि इस सर्वर का करना क्या है। तो जो सर्वर का स्पेस लेता है वो अब इस पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, फिर अपने सर्विस एप्स इंस्टॉल करेगा और फिर अपनी सर्विस को बिल्ड करेगा। वो किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, वो स्टोरेज सर्विस हो सकती है, मिसाल के तौर पे ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ड्रॉप बॉक्स खुद अपना सर्वर नहीं रखे हुए है, वो अमेजॉन वेब सर्विस पे चलता है। ड्रॉप बॉक्स का पूरा बिजनेस क्या है? ड्रॉप बॉक्स का बिजनेस है आपको क्लाउड में स्टोरेज स्पेस देना, ये ड्रॉप बॉक्स का बिजनेस है। आपने ड्रॉप बॉक्स का वेबसाइट देखा है? देखिएगा, DROPBOX। तो मैं चाह रहा था दिखा दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होगी अभी, क्योंकि वो एडेप्टर नहीं है। तो ड्रॉपबॉक्स जो है वो पूरी तरह से, ठीक है, ड्रॉपबॉक्स पूरी तरह से क्लाउड पे स्टोरेज देने का काम करती है। लेकिन ड्रॉपबॉक्स ने क्या किया कि उसने पहले अमेजॉन वेब सर्विसेज से बेयर मेटल सर्वर लिया कि भाई इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, अपने यूजर को फाइल से स्टोर करने की जगह देंगे। उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उस पर अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और अब वो अपना ब्रांडेड स्टोरेज सर्विस बेच रहे हैं, क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, उसमें से अमेजॉन को पे करते हैं और बाकी उनका प्रॉफिट है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ने अमेजॉन से बेयर मेटल सर्वर लिया है और बहुत मेजर क्लाइंट है नेटफ्लिक्स अमेजॉन वेब सर्विसेज का। उसके बाद उसने अपना ओएस,
फिर उसके बाद वीडियो के एन्क्रिप्शन के लिए, वीडियो को प्ले करने के लिए तमाम एप्लीकेशंस डाले हैं, और अब उस पर वो अपना कंटेंट डालते जाता है, और ये सब भी कंट्रोल है कि कौन सा कंटेंट कौन सी कंट्री में दिखाना है, राइट। तो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें दुनिया में 4 मेजर प्लेयर्स हैं। सबसे बड़ा प्लेयर अमेजॉन का वेब सर्विस है, दूसरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का एजर है, और चौथा आईबीएम है। तो ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं, इसके अलावा कई सारे छोटे प्लेयर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वर उपलब्ध कराया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्वर लेने वाले के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ सर्वर उपलब्ध होगा, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड बाय द कंपनी विच हैज टेकन द सर्वर। और ये जो सर्वर है, सर्वर पूर्णतः रिमोटली मैनेज होता है। सिर्फ इसका फिजिकल जो अपकीप है कि इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए वगैरह वगैरह, तो फिजिकल अपकीप वो सर्वर देने वाली कंपनी करेगी। बाकी सब कुछ आप हायर करके अपना ओएस, अपना एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब दूसरा है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल प्लेटफॉर्म वगैरह, राइट। सर पॉलिटी की क्लास है, पता है बाबू, पॉलिटी की क्लास है। चलो, मैं पहले इसको इंग्लिश में डिक्टेट कर दूं। देख लूं पॉलिटी की क्लास कितने बजे से है। इस इंग्लिश में मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ओनली सर्वर इज मेड अवेलेबल, only server is made available. The operating system and the application software the operating system and application software are to be installed by are to be installed by the party are to be installed by the party which has hired the
which has hired the server, which has hired the server. शीलू कह रही है हम लोग झूठ बोलेंगे क्या सर? अरे मैंने कब कहा? क्यों इतना नाराज हो रहे हो? बच्चों ने कहा कि सर पॉलिटी की क्लास है। मैंने कहा कि मैं देख लेता हूँ कितने बजे से है। 12:30 से होगी तो थोड़ी देर और पढ़ाता। 12 बजे से है तो जल्दी जल्दी छोड़ूंगा, जो बचा हुआ होगा अगली क्लास में करेंगे। मैं कभी बोल ही नहीं सकता कि मेरे स्टूडेंट मुझे कभी झूठ बोलेंगे, और आप लोग बोलोगे भी नहीं, है ना? नेक्स्ट, द सर्वर कैन बी मैनेज्ड रिमोटली। द सर्वर कैन बी मैनेज्ड रिमोटली। और ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है? चलो, तो अब 10 मिनट का समय है तो मैं छोड़ देता हूं आप लोगों को, और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करके, और इसके साथ फिर क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग को इंक्लूड करते हुए करा देंगे, ठीक है? एक पीडीएफ आज आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि आप छुट्टियों में थोड़ी पढ़ाई कर लें। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे ही इसी पॉइंट के आगे, और फिर हम लोग सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर चलेंगे, ठीक है? तो बस आज इतना ही। ये सूचना एक बार आपको अपनी तरफ से भी दे देता हूं कि जो लोग लेट से आए हैं, हालांकि क्लास की शुरुआत में भी बात हुई थी, सोमवार को मेरी क्लास नहीं है छठ की पूजा की वजह से। अदरवाइज बाकी कल और परसों तो भी नहीं है क्लास। तो अब आपसे अगली मुलाकात मेरी मंगलवार को होगी। आप सब लोगों को छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कई लोगों के घर में होती होगी ये पूजा, कई लोगों के घर में नहीं होती होगी, फिर भी शुभकामनाएं सबको। गुड बाय, मंगलवार को मिलेंगे।